Hello students. So welcome to Approach. So myself Neeraj Gupta. So today I bring you a new lecture of rotational motion. आज जो बेटा हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लास 11 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रोटेशनल मोशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर बोलने का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर से एक्चुअली बच्चे को डर बहुत लगता है। मतलब इससे बहुत ज्यादा ही डर लगता है मुझे लगता है इस चैप्टर को लेके। बट इतना भी ज्यादा ये चैप्टर इतना भी डरावना नहीं है। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। मतलब इजी भी नहीं बोलूंगा, हाँ मीडियम चैप्टर है। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है। तो मतलब ठीक ठाक चैप्टर है। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लोगे अगर इस चैप्टर के अंदर तो हाँ आपको चीजें क्लियर होंगी कि बेसिकली चीजें क्या क्या है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट्स स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन। लेट्स स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ओके जी, ठीक है। अब बेटा आप सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया सी बात से हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक 50 किलो का पत्थर है। लेट सपोज मेरे पास क्या है, 50 किलो का पत्थर है और मेरे पास एक छोटा सा कंकड़ है। छोटा सा क्या है, मेरे पास एक छोटा सा कंकड़ है। आप बताओ किसको धक्का लगाने में, किसको धक्का या किसको हिलाने में आपको ज्यादा कष्ट होगा? ये मुझे ये बताओ, आपको किसको हिलाने में आपको ज्यादा कष्ट होगा? तो भाई आप बोलोगे सर अरे ये तो सीधी सी बात है, कंकड़ जो है ना, कंकड़ को हिलाने में। भाई कंकड़ क्या होगा, कंकड़ बड़ी जल्दी हिल जाएगा। कंकड़ तो ऐसे ही हिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ वो 50 किलो का पत्थर तो नहीं हिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कंकड़ का जो मास है वो मास बहुत कम होता है और उस पत्थर का जो मास है वो मास क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए हाँ कंकड़ को हिलाने में बहुत कम लगेगा। अच्छा मैंने बोला मान लो कि आपके पास एक भैंस है। मान लो आपके पास क्या है, एक भैंस है और मेरे पास एक कुत्ता है। लेट्स सपोज एक भैंस है और एक कुत्ता है। मैंने कहा अच्छा बताओ किसको हिलाने में आपको ज्यादा बेसिकली कष्ट होगा? तो सर आपने बोला कि सर देखो सीधी सी बात है कि जो भैंस का मांस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है और जो कुत्ते का मांस होता है ना वो बहुत कम होता है। इसलिए सर कुत्ते को हिलाने में कम कष्ट होगा, कुत्ते को हिलाने में कम कष्ट होगा। तो मैंने कहा जी बात क्लियर है। तो मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा ये हमने पढ़ा था बेटा इससे पीछे वाले चैप्टर्स में। मतलब अगर इससे पीछे थोड़ा सा जाऊं तो ये सब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। किसके अंदर हम बात करते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो हम जनरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बात करते हैं कि हाँ जी भाई साहब अगर इसका मास ज्यादा है तो इसको हिलाने में ताकत भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अगर इसका मास कम है तो हिलाने में कष्ट भी क्या होगा, कम होगा। हाँ जी सर बात समझ में आई कि मास ज्यादा तो बेसिकली कष्ट भी क्या होगा। मैं हिंदी में लिखूंगा, कष्ट भी क्या होगा, कष्ट भी ज्यादा होगा। हाँ जी सर समझ में आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर समझ में आई बात। अच्छा अब आगे हमारे पास क्या है, अब आप आगे समझो कि भाई ठीक है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से बात समझ में आई। मैंने कहा रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। लेट सपोज मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं। लेट सपोज रोटेशनल मोशन में एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं। लेट सपोज कि मेरे पास लेट सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। लेट सपोज एक सिलेंडर है बेसिकली, ठीक है ना। एक सिलेंडर है, आपने सिलेंडर बांटने वाला देखा होगा। अब भाई साहब वो सिलेंडर बांटने वाला मान लो एक नया नया भर्ती हो गया। मान लो एक सिलेंडर बांटने वाला एक नया नया भर्ती हो गया। अब उसने क्या है कि उसके मालिक ने कहा कि देख भाई सिलेंडर को तू घुमा घुमा के ले जाएगा, सिलेंडर को तू घुमा घुमा के ले जाएगा तो तेरे लिए इजी होगा। उसने कहा हाँ भाई मालिक ने कहा है सिलेंडर घुमा घुमा के ले जाना है तो मैं सिलेंडर को घुमा घुमा के ले जाऊंगा। तो वो सिलेंडर को घुमा घुमा के ले गया। तो भाई साहब उसने क्या किया, उसने सिलेंडर को इस तरीके से रख लिया, उसने सिलेंडर को इस तरीके से रख लिया और फिर ऐसे घुमा घुमा के ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ले जाने लगा। भाई इस तरीके से घुमा घुमा के ऐसे ले जाने लगा। जब वो इस तरीके से घुमा घुमा के ले जाने लगा तो भाई साहब उसके पसीने छूट गए। उसके तो पसीने छूट गए यार, किसी के भी पसीने छूट जाएंगे, उसके तो पसीने छूट गए ये काम करने में। वह तो भाई वो तो भाई गुस्से में मालिक के पास गया, कहा तुमने तो कहा था कि सिलेंडर को घुमा घुमा के ले जाना। अबे कहता तू कैसे घुमा घुमा के ले गया था? कहता मैं तो ऐसे घुमा घुमा के ले गया। कहता तू पागल है, ऐसे थोड़ी ना घुमाना था। भाई तुझे लिटाता इसको मस्त, इसको मस्त क्या करता, इसको मस्त लिटाता और लात मार मार के ले जाता। अरे यार इसको मस्त लिटाता और लात मार मार के ले जाता, बात खत्म थी।
तो कष्ट मुझे क्या होता, कष्ट बेसिकली कम होता। तो अब इससे ये समझ में आया कि रोटेशनल मोशन के अंदर कष्ट सेम नहीं है, रोटेशनल मोशन के अंदर कष्ट सेम नहीं है। इसको जब घुमाया था तो अलग कष्ट था, इस तरीके से जब घुमाया है तो अलग कष्ट है। मास दोनों सिलेंडर का सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। बट बेसिकली रोटेशनल मोशन के अंदर कष्ट केवल मास डिसाइड नहीं करता, मतलब मास डिसाइड करता है बट केवल मास डिसाइड नहीं करता है। तो रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर कितना बेसिकली एफर्ट लगेगा, रोटेशनल मोशन का जो एफर्ट होता है ना, रोटेशनल मोशन में जो एफर्ट हमें बताता है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो एफर्ट बताता था वो मास बताता था, वैसे ही रोटेशनल मोशन के अंदर जो एफर्ट बताता है वो बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बताता है, कौन बताता है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाँ जी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि भाई साहब इसको घुमाने में कितना एफर्ट लगेगा, इसको घुमाने में क्या लगेगा, इसको घुमाने में कितना एफर्ट लगेगा, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाँ जी सर समझ में आया, ये हमें बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा करता हूं, मैं एक नई स्लाइड लेता हूं, ठीक है, हाँ। तो हाँ जी, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो भाई साहब मास पर तो डिपेंड करता ही करता है। अरे यार मास पर डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है ना, तो मास पर तो करता ही करता है। दूसरी ये बात डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। किस पर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अभी मैंने बताया था ना आपको कि भाई अगर इसको इस तरीके से करके घुमाया गया तो ये बॉडी की रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। अगर इस बॉडी को इस तरीके से करके घुमाया गया तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। तो बेसिकली मास पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तीसरा ये बेटा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। किस पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। भाई मान लो मेरे पास ये पेन है, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास ये पेन है। अगर बेटा इस पेन को मैं, कोई भी पेन है मेरे पास, मान लो कि मेरे पास पेन है, जैसे एग्जांपल सिंपल एक बढ़िया सा पेन है, और इस पेन को मैं ऐसे रोल कराऊंगा तो क्या बढ़िया से रोल कर जाएगा, हाँ जी सर रोल करेगा, मजा आएगा। बट बेसिकली अगर अब इसमें आपने आगे कैप लगा दी, अब मान लो कि इसमें आपने आगे क्या लगा दी, आगे कैप लगा दी, और जब कैप लगाऊंगा ना, उस पेन का कैप बंद कर दूंगा तो ये घूम नहीं पाएगा, तो ये सही से घूम नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो आगे की जो पेन की जो निप होती है ना, वो क्या बोलते हैं, कैप का जो एक और एंड उसमें लगा हुआ होता है फंसाने के लिए यहाँ पर, वो बेसिकली बीच बीच में क्या करेगा, मेरा अटकेगा, बार बार अटकेगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर भी मेरा डिपेंड करता है। तो मास पर तो डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है, और चौथा जो ये बात पर डिपेंड करता है, फोर्थ जो ये शेप और साइज के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज के ऊपर। ऑब्वियस है कि अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और एक मेरे पास सर्कुलर बॉक्स है, तो स्पेरिकल बॉक्स है, नॉट सर्कुलर, 3D में बात करें तो स्पेरिकल मेरे पास अगर कोई भी चीज है, तो स्फीयर को हिलाने में इजी होगा एज कंपेयर टू, अगर मेरे घुमाने में इजी होगा एज कंपेयर टू अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो। ठीक है ये बात। तो भाई ये मेरे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जनरली जो दिखाएंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रेफर करते हैं। किससे रेफर करते हैं, आई से रेफर करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से बेसिकली डिनोट करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी तक तो ये कहानी समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्या काम है। देखो चैप्टर में ना, अगर शुरू में मजा आ जाए ना, तो चैप्टर में एक इंटरेस्ट बन जाता है, पढ़ने का एक मजा ही आ जाता है। तो वही चीज है कि बेटा एक इंटरेस्ट मानने वाली बातें हैं। आपको यार समझ में आया नहीं आया मेरी बात, अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है क्या चीज, दैट इज बेसिसिटी, कि एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। बाकी यार फार्मूले की बात तो अभी कर ही रहा हूं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है कि मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, का होल स्क्वायर। क्या होता है बेसिकली, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास होता है आई। तो आई मेरे पास होता है, जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है
और इस बॉडी में कोई भी एक मास m है, एक कोई भी ऐसी बॉडी ले ली, एक मास m है, एंड लेट सपोज उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये कुछ r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है ना वो लिखा जाएगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला बेटा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, दैट इज मास इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दूरी है भाई साहब, ये कौन सी दूरी है, ऐसा नहीं ले लेना कि ये लो r हो गया, ये परपेंडिकुलर दूरी है। ये कैसी दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है। और कहां से दूरी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये भी मुझे याद रखना है कि कहां से ये दूरी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूरी है। बोलो क्लियर है ये बात। तो मुझे याद रखना है कि मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कहां से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हाँ जी क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सर समझ में आया। अब इसी की जगह पर आप मान लो कि कोई भी एक ऐसी बॉडी है और मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3 m4 ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं। लेट सपोज ये मेरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेट सपोज ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से परपेंडिकुलर दूरी r1 है, ये कुछ r2 है, ये कुछ r3 है, ये कुछ r4 है। तो मेरे पास जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा m1r1 का होल स्क्वायर प्लस m2r2 का होल स्क्वायर प्लस m3r3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही मेरा ऐड होता चला जाएगा। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज समिशन mi का होल स्क्वायर, जहां पर i की वैल्यू 1 से लेके n तक। फालतू की चीज कैसी चीज, फालतू की चीज। मुझे तो यही याद होना चाहिए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ही हमें याद रखना है। बोलो क्लियर है ये बात। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बाकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूंगा, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी, मास की हो जाएगी केजी और आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, एसआई यूनिट मेरे पास हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एसआई यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट मेरे पास हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केजी मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आई का फार्मूला हो गया भाई। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे कुछ जनरल जनरल सवाल देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जनरल जनरल सवाल कैसे होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे बोला गया, जैसे मान लो कि मुझे बोला गया कि लेट सपोज आपके पास एक स्क्वायर है। एक बड़ा अच्छा सा सवाल ले रहा हूं, मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है और यहां पर भी m मास 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 है। लेट सपोज m मास है मेरे पास। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है ये बात। तो अब आप ये समझो कि मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया। लेट सपोज मुझे बोला गया कि कैलकुलेट, क्वेश्चन बोला गया, ये वाली साइड मुझे ए दे रखी है और क्वेश्चन मुझे बोला गया लेट सपोज कैलकुलेट MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। कैलकुलेट MOI अबाउट ए बी के अबाउट पूछ रहा है। तो बेटा आप ध्यान देना यहाँ पर, अगर मुझे इस एक्सिस ए बी के अबाउट निकालना है तो इसमें देखो, इस मास की वजह से आप सोचो, इस वाले मास की वजह से m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। कोई, अरे यार एक्सिस यही है, मास भी यहीं पर लाई कर रहा है, तो कोई दूरी थोड़ी ना है। यहाँ पर भी एक्सिस यही है, मास यही लाई कर रहा है, दूरी थोड़ी ना है। तो इन दोनों मासेस की वजह से तो क्या हो गया, 0 बचा मेरा। कौन से मास की वजह से, एक इस वाले और एक इस वाले की वजह से। तो मेरा नेट आई जो लिखा जाएगा वो इसकी वजह से लिखा जाएगा m इंटू ए का स्क्वायर, और इसकी वजह से लिखा जाएगा प्लस m इंटू ए का स्क्वायर। तो टोटल मेरे पास हो गया 2ma का स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई, अरे यार इसकी वजह से हो गया ma स्क्वायर और इसकी वजह से हो गया ma स्क्वायर। तो सिंपली मेरे पास निकल के आ गया i इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर। अच्छा जी ठीक है, समझ में आया। मान लो कि मुझे बोला जाता है ये सी और ये डी है, वो मान लो मुझे बोला जाता है कि इस एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखाओ, एसी वाली एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखाओ। मान लो को सेकंड क्वेश्चन बोल दिया गया कि कैलकुलेट MOI अबाउट AC। लेट सपोज मुझे किसके अबाउट निकालना है, मुझे MOI निकालना है, मुझे AC के अबाउट। अब आप बेटा अगर आप AC के अबाउट निकालोगे तो अब आप सोचो, A की वजह से कितना हो गया, 0, और C की वजह से भी कितना हो जाएगा, 0। बचा किसकी वजह से, B और D की वजह से। ये वाला मेरा परपेंडिकुलर दूरी ये हो गई और ये वाली मेरी परपेंडिकुलर दूरी ये हो गई। तो ये दूरी कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये A है, ये A है, तो ये पूरी दूरी जो ये पूरा डायामीटर ये है, डायगोनल ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। कितना हो जाएगा, √2a। और मुझे कितना चाहिए, मुझे आधा चाहिए।
तो आई मेरे पास हो जाएगा, देखो दोनों मास की वजह से डिस्टेंस तो सेम ही होंगे, तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू एम, इंटू में दूरी कितनी हो जाएगी √2a/2 का होल स्क्वायर, कितना लिखा जाएगा √2a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2m इंटू में 2a² 4, तो ये मेरा देखो 2 से 2 ये 4 कट जाएगा, तो ये मेरा क्या आ गया ma², ये मेरा क्या आ गया बेसिकली ma²। बोलो क्लियर है ये बात। मान लो कि तीसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन आपको बोला गया कि कैलकुलेट MOI about an axis passing through center, and perpendicular to plane, मान लो कि एक्सिस जो है वो कहां से पास कर रही है, वो आपकी सेंटर से पास कर रही है, और बेसिकली आपका क्या है, आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब आप समझो कि ये स्क्वायर है मेरा, इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात कर रहे हैं, और ये m4 मास है। अब आप समझो, तो ये भी दूरी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये भी होगी, और ये दूरी होंगी कितनी √2a/2। तो अब की बार जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा जाएगा ना, वो 4 मास की वजह से लिखा जाएगा, क्योंकि 4 मास है, चारों डायगोनल वाले, चारों कॉर्नर्स वाले, इंटू में दूरी कितनी है m, इंटू दूरी कितनी है √2a/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया 4m इंटू में 2a²/4, तो ये मेरे पास आ गया 2ma²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आ गया 2ma²। तो आई थिंक कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक जनरल सवाल था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक दो और जनरल सवाल लूंगा, और फिर इसके बाद हम बहुत सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, रिंग का करेंगे, डिस्क का करेंगे, स्फीयर के लिए बात करेंगे, कोन के लिए बात करेंगे, सो ऑन आगे फर्दर हम बात करेंगे। तो बेटा आप लोग रेगुलर आप अप्रोच के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई, उसको सब्सक्राइब करो, और उसको जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।